नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार चढ़े, लेकिन ऊपरी स्तरों पर दिखा दबाव। 2014 के बाद लगातार 4 हफ्ते गिरा डाउ जोन्स। यूरोप में 1.5% तक की तेजी। एशिया में भी मिलीजुली शुरुआत। जापान का निक्केई 1% से ज्यादा फिसला। कोरिया के बाजारों में सपाट कारोबार। इस हफ्ते होगी मई सीरीज की एक्सपायरी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ने दी 4 एफडीआई प्रस्तावों को हरी झंडी और विंडो फार्मा के प्रस्ताव को भी मंजूरी। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आई खबर। बीपीसीएल, चेन्नई पेट्रो के नतीजे आज। डिश टीवी, टाटा पावर, टीम लीज के नतीजों पर भी रहेगी नजर। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस हफ्ते हो सकता है नई शिक्षा नीति का ऐलान। ऑनलाइन एजुकेशन और निजी भागीदारी बढ़ाने पर जोर संभव। और 15 साल बाद ईरान के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। तेल भुगतान से लेकर बंदरगाहों के विकास और कनेक्टिविटी के लिए समझौते संभव। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए इस हफ्ते की शुरुआत किस नोट पर होगी। जी हां, सोमवार के लिए जो संकेत आ रहे हैं, हमारे जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है, एसजीएक्स निफ्टी वो दर्शा रहा है कि हल्की नरमी के साथ शुरुआत होगी। 10 अंक के आसपास के दबाव के इंडिकेशंस आते हुए। लेकिन ध्यान रखें, भारतीय बाजारों के लिए बेहद अहम हफ्ता है। एक तो रिजल्ट सीजन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट। कई सारी निफ्टी की कंपनीज अपने रिजल्ट घोषित करेंगी। इस हफ्ते गुरुवार को इस मई सीरीज की एक्सपायरी भी होनी है, तो उस लिहाज से इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है। लेकिन सबसे पहले अपफ्रंट बता दूं आपको, सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज भी बिकवाली करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। इनफैक्ट अनिल मानते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में दबाव शायद आपको देखने को मिले। तो अनिल की रणनीति क्या होगी, इस पर डिटेल में आगे उनसे बातचीत करूंगा। लेकिन इस समय सबसे पहले एशियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और उसमें हल्का प्रेशर अक्रॉस एशिया आपको नजर आएगा। पर फ्राइडे को, शुक्रवार को अमेरिकन मार्केट्स पे हरे निशान के साथ कामकाज हुआ। यूरोप में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, तो उस लिहाज से ग्लोबल संकेत कुछ बेहतर होते हुए नजर आए हैं। बीते हफ्ते आपको याद होगा वो ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला अमेरिका में शायद जल्द शुरुआत हो सकती है। उस आशंका में बड़ा दबाव इक्विटी मार्केट्स पे देखने को मिला था। पर फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन, फ्राइडे का दिन शायद उस लिहाज से बेहतर। सीधे चलता हूं अपने सहयोगी डिम्पी कालरा के पास। डिम्पी, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं, ये जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स हैं, एटलीस्ट फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन बेहतर था, तो ग्लोबल पिक्चर हमारे लिए बेहतर होगी? एक बार के लिए कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप एशिया का हिस्सा छोड़ दें तो आपको दिखेगा कि हाँ, अदर इसके अलावा अगर आप यूरोपियन बाजार देखें या फिर अमेरिकन मार्केट्स देखेंगे तो वहां पे आपको आंकड़े बेहतर ही दिखेंगे। जो एक अफेक्ट था कि इमीडिएट हो सकता है जून के अंदर ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी, उसने काफी हद तक पूरे हफ्ते ही बाजार को परेशान करके रखा। लेकिन लास्ट में यानी कि क्लोजिंग होते होते हफ्ते की तो यहाँ पे कुछ हद तक मोमेंटम आते हुए देखा। आप यूरोपीय बाजारों के आंकड़े देखें, यहाँ पे सभी के अंदर करीब 1 से 1.25% तक की मजबूती आती दिखी है। इस तरह से यूएस मार्केट्स के अंदर भी आप देखेंगे वहां पे भी काफी तक स्ट्रेंथ आती हुई दिखे। हाँ, लेकिन ऊपरी स्तर से हल्का दबाव जरूर था, लेकिन फिर भी कुल मिला के बाजार हरे निशान में ही यहाँ पे बंद होते हुए दिखे। एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा आया था जो कि इस बार की ब्याज दरों को डिसाइडिंग फैक्टर के रोल पे प्ले कर सकता है, वो एग्जिस्टिंग होम सेल्स के आंकड़े। उसके अंदर हमने देखा है कि 1.7% यानी कि करीब 0.25% का इजाफा आते हुए दिखा है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर के तौर पर इसको भी देखा जाना था। इकोनॉमिक इंडिकेटर के तौर पर यह भी देखना था कि इसमें बेरोजगारों की संख्या कितनी है, जो कि पिछली बार घटी है। तो दोनों ही इंडिकेटर्स बेहतर आए। इसका मतलब यह है कि जून के अंदर ब्याज दरें अब बढ़ना इन दोनों इंडिकेटर्स के बेसिस पर लगभग तय हो गया है। इसके अलावा अगर आप देखें, टेक और एनर्जी काउंटर्स के अंदर भी वापस पुल बैक आया, जो कि एक बड़ा कंपोनेंट है यूएस मार्केट्स के अंदर। इन दोनों की वजह से भी हमने काफी हद तक मजबूती बनते दिखी है। इसके अलावा अगर आप देखें, आज एशियन मार्केट्स में थोड़ी देर पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के आंकड़े आए हैं जापान से, जहां पे इंपोर्ट भी घटा और एक्सपोर्ट भी। एक्सपोर्ट करीब करीब 10% घटता हुआ दिखा, तो इंपोर्ट के अंदर करीब 23% का कमी आते हुए दिखी है। ये जापानीज मार्केट्स के डाटा थोड़ी देर पहले रिलीज हुए। इसके अलावा G7 देशों की एक अहम बैठक है, जो कि 25 और 26 तारीख को उच्च स्तरीय बैठक है, वो आप यहाँ पे होगी। तो देखना होगा वहां से आउटकम क्या निकल के आता है। लेकिन कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आपके जो संकेत है ग्लोबल मार्केट्स के, वो इस समय अब पॉजिटिव ही है। ओके, तो संकेत पॉजिटिव होते हुए लो लेवल से एसजीएक्स निफ्टी भी एक रिकवरी दिखा रहा है। जब मैं अंदर आ रहा था तो 20 पॉइंट के आसपास का दबाव था, और अब लो लेवल से रिकवरी, और वो दबाव आधा वाइप आउट हो चुका है। मैं 7.5 पॉइंट की कमजोरी के साथ एसजीएक्स निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ। लेकिन शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन आपको याद होगा, भारतीय बाजारों में बेहद सीमित दायरे में ऑलमोस्ट पूरे दिन कामकाज हुआ, पर वो हरे निशान में था। वो तो आखिरी 1 घंटे में हमने देखा दबाव आता हुआ भारतीय बाजारों पे स्लिप हुए आपकी स्क्रीन पर,
और सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का दबाव, 1/3% से ज्यादा की कमजोरी थी। निफ्टी में हमने देखा प्रेशर आता हुआ 33 पॉइंट के आसपास और फाइनली 7750 के आसपास जाके निफ्टी फ्राइडे को क्लोज हुआ। पूरे हफ्ते एक रेंज बाउंड सेशन था। पूरे हफ्ते भी अगर आप देख लें तो 3/4% के आसपास सेंसेक्स और निफ्टी ने अमूमन गवाए थे। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में बैंक्स और खासतौर पर सरकारी बैंक्स पे प्रेशर आया। इसके अलावा आईटी में हमने देखा और फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। कुछ स्टॉक्स जो खास तौर पे आखिरी 1 घंटे में दबाव बना रहे थे या वे कर रहे थे, उसमें एक ल्यूपिन था जो फ्राइडे को दिन भर कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा था। हैवीवेट आईसीआईसीआई बैंक और एक रिलायंस इंडस्ट्रीज। कंट्रीब्यूशन के लिहाज से, वेटेज के लिहाज से इन तीनों स्टॉक्स ने अच्छा खासा दबाव शुक्रवार के कारोबारी सत्र में बनाया है। जहां तक एफआई के निवेश के आंकड़े, कैश मार्केट में एफआई की बिकवाली और वो भी तगड़ी 744 करोड़ रुपए के आसपास कैश मार्केट में एफआई ने बिकवाली करी है। ना सिर्फ कैश मार्केट में, मैं देख रहा था वायदा में भी बिकवाली का ही आंकड़ा है। 785 करोड़ रुपए के आसपास वायदा में बिकवाली हुई एफआई की तरफ से। वो तो घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीदारी आई तो कुछ हद तक सपोर्ट मिला फ्राइडे को। ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग डीआईएस ने करी है। तो एफआई की बिकवाली के आंकड़े बड़े स्ट्रांग थे फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन आज हफ्ते की नई शुरुआत होने वाली है, एक पहला कारोबारी सत्र है। आज किस तरह का ट्रेड होगा, रणनीति आज क्या बनाओ। सीएमडी सिवास के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी मेरे साथ जुड़े। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी शुरुआती कोट प्लेट पढ़ रहा था सर, जिसमें आप कह रहे हैं निफ्टी में आज भी दबाव देखने को मिलेगा, प्रेशर देखने को मिलेगा। कोई खास वजह और किन लेवल्स के अप्रोच करूं सर? गुड मॉर्निंग आशीष, वेलकम बैक। और दबाव की वजह यही कि आप पूरे ग्लोबल मार्केट्स में घूम के आए और वहां के हालात बड़े खराब है, तो अभी भी सिचुएशन सुधरती हुई नहीं दिख रही है। दिक्कत की बात यह कि एशियाई बाजारों में जो कमजोरी है उसका असर भारतीय बाजार पर सुबह सुबह पड़ते हुए नजर आएगा। ये अच्छी अलग बात है कि अमेरिका मजबूती के साथ बंद हुआ, लेकिन एशिया पर आजकल भारतीय बाजार ज्यादा रिएक्शन दे रहे हैं। तो भारतीय बाजारों के खुलने तक अगर एशिया में एक अच्छी रिकवरी हो जाए तो ठीक, अदरवाइज दिक्कत की बात है। दूसरी दिक्कत की बात यह कि 2 दिनों से हम लगातार 7,800 के नीचे थोड़ा क्लोज होते हुए दिख रहे हैं, तो वो भी प्रेशर बनाने का काम कर रहा है। लेकिन अब जो अगला अहम बड़ा सपोर्ट दिख रहा है वो 7,700 के आसपास दिख रहा है। वायदा कारोबार की एक्सपायरी का हफ्ता है, 7,700 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है, तो अगला सपोर्ट शायद बाजार वहां पर लेता हुआ दिखे। और अगर हो सके वहां पर तो शॉर्ट पोजीशन भी कवर करनी चाहिए थोड़ी बहुत, बेचने के लिए उछाल का इंतजार करना चाहिए। असली मजबूती बाजार में अब तभी दिखेगी जब 7,800 के पार निकलकर बाजार टिक पाए, तभी शॉर्ट सेलर्स थोड़ा सोचेंगे कि क्या हमें अभी शॉर्ट्स को कवर करना चाहिए। तो अगर फ्लैट शुरुआत हो, थोड़ा ऊपर आ जाए तो बिकवाली का मौका होगा, पहले कमजोरी हो जाए तो 7,700 पर शॉर्ट काटे। ये तो निफ्टी की बात हुई। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में भी थोड़ी कमजोरी है, लेकिन हाँ थोड़े से 16,500 के नीचे की जो शुक्रवार की क्लोजिंग मिली वो थोड़ी सी निराश करने वाली जरूर है। तो 16,200, 16,300 वो लेवल है जहां तक बैंक निफ्टी फिसल सकता है, तो वहां पर आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करना चाहिए और 16,700 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आज और ये पूरा हफ्ता अब थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ने वाला है बाजार में, और वैसे भी ग्लोबल मार्केट्स भी देखिए 4 हफ्तों से लगातार कमजोर हैं, तो कहीं न कहीं रिकवरी जरूर देंगे, लेकिन एक रिकवरी के पहले थोड़ी कमजोरी, और अब अगले 2 सेशन बड़े एक्शन वाले होने वाले हैं। ओके, तो 7700 और 7800 एक दायरा इस समय समझ में आता है। बिकवाली करके चलें, शायद निफ्टी में 7700 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि उन लेवल्स के आसपास अपनी शॉर्ट पोजीशंस कवर कर लें। अनिल मानते हैं डिसाइसिव मूव ऊपर की तरफ जब आएगा, जब 7,800 के ऊपर भारतीय बाजार जाते हुए नजर आएंगे, तो शायद फिर शॉर्ट कवरिंग या मंदी की पोजीशंस कटती हुई नजर आए, उसका सहारा मिले। वैसे भी एक्सपायरी का हफ्ता है, गुरुवार को मई सीरीज की एक्सपायरी होनी है, उससे पहले थोड़ा सा प्रेशर। ग्लोबल क्यूज भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है एफआईएस के बिकवाली के आंकड़े आते हुए। बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आज का इवेंट्स कैलेंडर देख लीजिए, यानी कि आपके और हमारी नजर कहां रहनी चाहिए। एफडीआई फूड प्रोसेसिंग के लिए कुछ शर्तों का ऐलान संभव है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद के लिए जयललिता लेंगी आज शपथ। हिंडाल्को केस पर सुनवाई आज होने वाली है, और बीपीसीएल, चेन्नई पेट्रो, डिश टीवी, टाटा पावर, इन सब के आज तिमाही नतीजे आने वाले हैं, इनका इंतजार रहेगा। लेकिन मैंने निफ्टी पे एक और स्ट्रैटेजी की बात करी थी। अब हमारे साथ सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक जोड़ रही है। सिमी हाय, गुड मॉर्निंग। आप कैसे ट्रेड करेंगी मैम निफ्टी को? गुड मॉर्निंग आशीष, मैं ये कहूंगी कि लास्ट 2 हफ्ते से निफ्टी 77, 75, 77, 80 इस रेंज को सपोर्ट ले रहा था, क्योंकि उस रेंज में निफ्टी का 200 डेमा था। फाइनली जाके डिसाइसिवली ब्रीच हो गया वो लेवल फ्राइडे को, और निफ्टी उस रेंज से नीचे बंद हो गया था। तो एक बार के लिए जब 200 डेमा से नीचे निफ्टी बंद ही हुआ है, तब मुझे लगता है कि निफ्टी में फ्रेश थोड़ा सा वीकनेस और चालू होगा, जो कि निफ्टी को मिनिमम 7700 तक ले आ सकता है। आज अगर इंट्राडे में
कुछ रैली भी मिलता है या ओपनिंग अगर फ्लैटिश या थोड़ा बहुत अच्छे संकेत के साथ होता है तो भी मुझे देखना पड़ेगा कि 7800 का लेवल क्रॉस हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 7775 से 7780 ये तो रेंज बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम हो तो हो सकता है निफ्टी 7800 तक भी जाए, पर वहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा। 7810 के ऊपर स्टॉप लगा के मैं सेल ऑन रैली स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए कहूंगी। सेल करना पड़ेगा 7810 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के। मेरा टारगेट होगा 7706 एंड 7678। इनफैक्ट मैं 7700 का जो क्रूशियल सपोर्ट है वो भी एक बार के लिए ब्रीच होगा, ऐसा उम्मीद करती हूँ। हो सकता है आज का ट्रेडिंग सेशन में ही होगा, नहीं तो कल तक हो जाएगा। 7810 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊंगी, मगर आज अगर 7810 से ऊपर निफ्टी मेंटेन करता रहे तो ये शॉर्ट पोजीशन से निकल जाना पड़ेगा। ओके, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों एक्सपर्ट मानते हैं निफ्टी में बिकवाली करने की सलाह और मोटा मोटी रेंज भी सिमिलर है। 7800 पे स्टॉप लगाने की अनिल ने बात करी थी, सिमी भी 7810 के लेवल्स की बात कर रही है। टारगेट पहला सिमी का 7706 का है, अनिल भी 7700 के टारगेट्स की बात कर रहे थे। अनिल का मानना था 7700 के आसपास शायद अपनी शॉर्ट पोजीशंस काट ले। यहां पे थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत, क्योंकि सिमी मानती है थोड़ा सा शायद प्रेशर आ रहा है और इवेंचुअली 76 78 तक के लेवल्स तक जाता हुआ नजर आएगा। तो निफ्टी में बिकवाली करने के मौके, और अनिल तो बैंक निफ्टी में भी बिकवाली करने की बात कर रहे हैं। सिमी, इसके अलावा कोई स्टॉक्स आपने आज के ट्रेड में आइडेंटिफाई करे हो मैम? हाँ आशीष, दो स्टॉक मेरे रडार में है। एक एसीसी में इस दिन ब्रेकडाउन देखा गया था, सिर्फ एसीसी नहीं, पूरा सीमेंट पैक में सीमेंट मेजर्स में ही ब्रेकडाउन था। मैंने चूज किया था एसीसी को, तो एसीसी को शॉर्ट करके चलेंगे। 1415 के ऊपर स्टॉप लगाएंगे, 1415 स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा 1374 एंड 1367। ये दो टारगेट के लिए मैं शॉर्ट करके चलूंगी। और एक स्टॉक मेरा बाई रडार में है। यूपीएल में उस दिन अच्छा सपोर्ट से रिकवरी देखा गया था, एक मेजर सपोर्ट था वो, जहां से 555 का सपोर्ट से ये स्टॉक का रिकवरी दिखाया था। तो मुझे आज देखना पड़ेगा ये स्टॉक 570 के ऊपर मेंटेन कर रहा है कि नहीं। अगर करता है तो 567 के नीचे स्टॉप लगा के मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। मेरा टारगेट होगा 587 एंड 584 एंड 590। ओके, तो ये दोनों स्टॉक्स एसीसी और यूपीएल में बिकवाली करने की सलाह। सिमी, आपका धन्यवाद। और इनफैक्ट अब पूजा मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज के साथ। पूजा ने कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत कर रखी है। पूजा बताएं। जी, सारे ही कॉल्स में आज बिकवाली की राय है। जेके दोषी ने एसकेएस माइक्रो फाइनेंस में बिकवाली करने की राय दी है। 2 से 3 दिनों में इनका मानना है कि 601 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरे कॉल में इन्होंने फार्मा काउंटर में बिकवाली की राय दी है। 2 से 3 दिनों में यहाँ पर भी इनका मानना है कि 2940 के लेवल्स देखने की उम्मीद है। और आखिर में एके प्रभाकर ने सीमेंट काउंटर एसीसी में बिकवाली करने की राय दी है। कमजोरी देखने की उम्मीद है, 1370 तक के टारगेट्स देखने की उम्मीद है। 1408 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। ओके, तो ये वो तमाम ट्रेडिंग आइडियाज हैं आपकी स्क्रीन पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जहां पे देखने को मिल सकता है। प्लीज नोट डाउन कर लें और ध्यान रखें आज के रिजल्ट्स कैलेंडर की हम बात कर रहे थे। बीपीसीएल के जो रिजल्ट्स आज सोमवार को आने वाले थे, नतीजे टल गए। तो अब निफ्टी के एक दिग्गज टाटा पावर के रिजल्ट्स आने वाले, साथ साथ डिश टीवी, चेन्नई पेट्रोल जैसे नंबर्स पे हमारा फोकस रहने वाला है। लेकिन इसके अलावा आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे खबर की वजह से फोकस में, मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत गाई अब स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स रडार पर रहने वाले? औरबिंदो फार्मा रडार पर रहने वाला है। अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि काफी समय से इन्होंने अर्जी दे रखी थी एफआईपीबी को और एफआईपीबी से इनको मंजूरी मिल गई है। शुक्रवार देर शाम ये खबर आई है, ये अच्छी खबर। लेकिन खराब खबर यह है कि यूएस की जो इनकी एक सब्सिडरी थी उसके ऊपर पेटेंट के एक केस दे दिया गया है और वो यूएस की 2 कंपनियां माइलन और एप्रिकॉर, इन दोनों ने इनको सू किया है। तो ये एक नेगेटिव खबर इस स्टॉक के साथ। तो आज देखना होगा किस तरफ ये शेयर जाता है। लेकिन पटेल इंजीनियरिंग, इसको काफी दिनों बाद एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। एक जॉइंट वेंचर कंपनी के साथ इन्होंने मिलकर ऑर्डर के लिए एक बोली लगाई थी। 2377 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर था, ये इनके हाथ लग गया। तो इसमें तेजी आज देखने को मिल सकती है। एमसीएक्स के लिए भी अच्छी खबर। एमसीएक्स के में अच्छी खबर यह है कि आरबीआई ने पहले इसको वॉच लिस्ट पर रखा हुआ था, विदेशी निवेश जो था वो कॉशन लिस्ट पर था और अब उन्होंने वो कॉशन जो था वो हटा दिया है, यानी अब यहां पर विदेशी निवेश आराम से आ सकता है। ध्यान रखिएगा, एमसीएक्स में हिस्सेदारी बिकने की खबरें चल रही हैं। यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है, विदेश की सिबॉट हिस्सेदारी खरीदने की बात कर रही है। तो ये कॉशन लिस्ट हटना इस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। साथ ही नालको, जागरण प्रकाशन, ये तमाम कंपनियां हैं जो आज आपके रडार पर होनी चाहिए। देखिए, नालको के लिए भी बायबैक
के प्रस्ताव के ऊपर अब बोर्ड बैठक होने वाली है इस बुधवार को, और जागरण प्रकाशन में अगले सोमवार को बोर्ड बैठक होगी, ये भी बायबैक पर विचार करेंगी। तो आशीष, विप्रो, जस्ट डायल, सोभा और अब ये 2 और कंपनियां जो बायबैक के ऊपर अपना विचार कर रही हैं। इसके अलावा एक्सेल क्रॉप केयर के ऊपर भी नजर रखिए, ये एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर आज मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि जापान की जो सुमितोमो है वो 44% हिस्सेदारी खरीद सकती है, 1200 से 1300 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी खरीद सकती है। तो ये प्रमुख न्यूज़पेपर्स में न्यूज है, तो इस स्टॉक में भी आज आपकी नजर होनी चाहिए पॉजिटिव साइड पर। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज स्क्रीन पर एक्शन दिखा सकते हैं, इन पे आप नजरें बना के रखें। लेकिन इसके अलावा आज आने वाले अहम नतीजों पर फोकस होने वाला है बाजार का। सबसे इंपॉर्टेंट तो आज टाटा पावर के रिजल्ट्स होंगे, साथ साथ बाजार की नजर एक ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक डिश टीवी पे भी रहने वाली है। क्या एक्सपेक्टेशंस है, सीएनबीसी आवाज का पोल क्या कहता है, क्या अनुमान है इन नतीजों के, इस पर बातचीत करने के लिए डिम्पी और पूजा मेरे साथ बने हुए। डिम्पी, पहले आपके पास टाटा पावर, सबकी नजरें यहां पर रहने वाली है। पावर कंपनीज लगातार डिसअपॉइंट कर चुकी हैं, क्या कुछ राहत आने वाली है? हाँ, कह सकते हैं कि राहत आएगी। आप सेल्स के फ्रंट पे देखेंगे तो करीब 15% इस बार इजाफा आ जाएगा और ये करीब 9,400 करोड़ को पार कर जाएगी। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी देखें, यहाँ पे शानदार दिखेगा आपको रिजल्ट्स, वो है 373% का राइज आपको यहाँ पे आता हुआ दिखेगा और ये सीधा 275 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। मार्जिन ऑलमोस्ट स्टेबल रहेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है मार्जिन अप फ्रंट भी आपको आता दिखे, क्योंकि जिस तरह की प्राइसिंग फैक्टर है वो इनके फेवर में जा रहा है। अबीटा भी करीब 15% है, यानी कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपनी ठीक ठाक है। 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी इसके रिजल्ट्स के साथ। पहला, क्योंकि इनका मुंबई बिजनेस काफी अच्छा है, लिक्विडिटी बिजनेस है, यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ इनको मिल रही है, इसका बेनिफिट है। दूसरा, इंडोनेशिया से कोयला लेते हैं, वहां पे कोयले के प्राइसेस कम हुए हैं, तो बैलेंस शीट्स में ये एक तरह का रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग कम होने की तरह है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनकी फाइनेंस कॉस्ट काफी हद तक कम हुई है, क्योंकि 2015 के अंदर इन्होंने काफी हद तक कर्ज उतारा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा यूएमपीपी, मुंद्रा यूएमपीपी के अंदर इनको जो रिवाइज्ड टैरिफ मिलने वाला है और अभी भी कुछ हद तक एडजस्ट हुआ है, वो इनके बैलेंस शीट्स में जरा काफी फायदा पहुंचाएगा। तो कुल मिला के हर फ्रंट पे ही कम से कम एक अच्छी खबर है और इसी वजह से रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। चलिए, तो टाटा पावर के रिजल्ट शायद एक राहत हो, शायद बेहतर नंबर्स देखने को मिले। और वैसे भी ध्यान रखें, पिछले 3 महीनों में 55-56 का स्टॉक ऑलमोस्ट 70 रुपए के आसपास, और शुक्रवार को भी इन रिजल्ट से पहले 1.5% की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था। लेकिन पूजा, डिश टीवी कैसे नंबर्स एक्सपेक्टेड है? सब्सक्राइबर एडिशन का काफी ज्यादा फायदा इस बार कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा और FY 16 के लिए मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दिया था कि करीब 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड हो सकते हैं। Q3 में ये गाइडेंस मेंटेन थी, तो इस बार भी हम उम्मीद करें कि करीब 0.45 से 0.46 मिलियन के आसपास के सब्सक्राइबर एडिशन देखने को मिल सकता है, तो इस पर एक खास नजर रहेगी। इसके अलावा कंपनी के मार्जिन मेंटेन रहेंगे। कंपनी ने प्राइस हाइक भी लिया था 3 से 7% का, और इसके अलावा कंपनी के जो कॉस्ट है वो भी काफी स्टेबल है, तो मार्जिन में काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। 29% के सामने इस बार 34.5% के आसपास के मार्जिन फिगर्स देखने को मिल सकते हैं, तो अच्छे नतीजे की उम्मीद की जा रही है डिश टीवी की तरफ से। तो आज दोनों ही कंपनी जिन पे बाजार फोकस करने वाला रिजल्ट्स के लिहाज से दोनों नंबर शायद बेहतर है। डिश टीवी भी आपकी स्क्रीन पर एक्सपेक्टेशन तो हाईलाइट कर चुके हैं, टाटा पावर के केस में भी रिजल्ट शायद एक बेहतर डिलीवर करती हुई कंपनी नजर आए। धन्यवाद आप दोनों का। और इस वक्त छोटा सा ब्रेक के बाद बताएंगे कि नई शिक्षा नीति में क्या खास होगा, साथ ही कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज आपको रणनीति क्या बनानी चाहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और लंबे इंतजार के बाद सरकार इस हफ्ते नई शिक्षा नीति का ऐलान करने की तैयारी में है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस नई नीति में ऑनलाइन एजुकेशन और निजी भागीदारी बढ़ाने पर जोर होगा। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, हाय, गुड मॉर्निंग। इस नई शिक्षा नीति में क्या खास होने वाला है? इस नीति में स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों पर खास फोकस किया जाएगा और इसकी 2 बड़ी बात होगी। पहली बड़ी बात यह होगी कि इसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी को काफी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए जाएंगे, क्योंकि सरकार का मानना है कि उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद फंडिंग की समस्या खास तौर से हायर एजुकेशन में दूर नहीं हो रही है, क्योंकि निजी क्षेत्र काफी ज्यादा आगे नहीं आ रहे हैं, दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो मौजूदा कायदे कानून है उसमें बड़ा बदलाव किया जाएगा। दूसरा जो
बड़ी बात है इस पूरी नीति में वो है कि ऑनलाइन एजुकेशन को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। 10वीं तक मुफ्त ऑनलाइन कोर्स मुहैया कराए जाएंगे ताकि जो स्टूडेंट जहां भी चाहे जैसे चाहे वो पढ़ाई कर सके। सिर्फ परीक्षा देने के लिए उसको अलग से फीस चुकानी होगी। इसका मकसद ये है कि शिक्षा को दूर दराज के इलाकों में पहुंचाना एक है। इसके अलावा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर फोकस काफी किया जाएगा। जीडीपी का 1.5% तक उस पर खर्च करने की योजना है। शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाएगा, यानी जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट उसका सीधा सीधा रोजगार से कुछ लेना देना हो, इस पर फोकस किया जाएगा। परीक्षा का जो मौजूदा पैटर्न है उसमें भी काफी बड़े बदलाव की योजना है। और इसके अलावा शिक्षकों की भी रैंकिंग की जाएगी, शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग की जाएगी और हायर एजुकेशन के जो कोर्स हैं उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें, उस मापदंड उसमें शामिल किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस नई शिक्षा नीति के तहत सरकार मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में काफी बड़े पैमाने पर फेरबदल की कोशिश में है। तो बड़े फेरबदल होंगे। सीबी सिवाच की एक्सक्लूसिव खबर, इसी हफ्ते नई शिक्षा नीति का ऐलान हो सकता है। तमाम एजुकेशन रिलेटेड कंपनी जो है वो आपकी स्क्रीन पर आती हुई आज ट्रेड में शायद ये भी रडार पर है। लेकिन इस बीच एसजीएक्स निफ्टी लाल निशान से शुरुआत हुई थी, अब हर निशान में आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा 14 से 15 पॉइंट की मजबूती के साथ। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटीज में आज की रणनीति पर बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फोकस में कमोडिटीज और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के रवि सिंह जी जुड़ रहे हैं। रवि जी हाय, गुड मॉर्निंग। कच्चा तेल अच्छा खासा मूव बीते हफ्ते में देख रहा था, 4% के आसपास का उछाल, क्या मोमेंटम कंटिन्यू होगा सर? बिल्कुल, अभी देखें तो फिलहाल एक मोमेंटम कंटिन्यू तो रहेगा, लेकिन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया में देखें तो यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे सेल करके चलना चाहिए। आज इंट्राडे के हिसाब से देखें तो एक बार 70 से 80 पॉइंट तक की एक गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो एक 50 रुपए से 60 रुपए के बीच स्टॉप लॉस लगा के एक बार सेल की स्ट्रेटजी में जाना चाहिए। तो कच्चे तेल में बिकवाली, इनफैक्ट सोने में भी एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज की बिकवाली करने की सलाह आपकी स्क्रीन पर वो कॉल आता हुआ। रवि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक 2020। नमस्कार।